आप लोग मुझे बताया करें कि हम सर ये काम कर रहे हैं, 216 निकालें, ठीक है, आप भी बचे, ज़रूर बताया करें। अब इससे क्या होगा, आपको ना ये इसको कहते हैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिपोर्टिंग। तो जब आपको ये अंदाज़ा होना कि हमने एक बंदे को रिपोर्ट करना है या हमने साइकोलॉजिकली, तो फिर आप उसके ऊपर काम करते हैं। और आपको इमेजिन आप नहीं करेंगे कि लोग इस बात के भी पैसे लोगों को देते हैं कि सर आप सिर्फ हमसे पूछते रहें कि हमने कितना काम कैसे करना है। CSS के आप ऐसे लिख के जाते हो और उनको कहते हो बस सर जी देख लो, और आप उसके ऊपर रिमार्क्स दें या ना दें, हम बस आपको लिख के दिखाते रहेंगे। और एक ऐसे चेक करने का या देखने का वो कितने पैसे लेते हैं, 4-5 हज़ार रुपये, जब पीक आवर्स होते हैं लाहौर में, ठीक है। और मैं आपके पीछे छोटा लेके पड़ा हुआ, तू नहीं दसिया मैंने, तू नहीं मैंने दसिया, तू मैंने नहीं दसिया, ठीक है। तो आपको ये मजाक लग रहा है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, जब आप इसको फॉलो करोगे इंशाअल्लाह ताला आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है बच्चे, सब बताया करें जी ऑनलाइन भी। जी जी, आप ना परेशान हो, जो भी है वो रिकॉर्डिंग की है, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, टेंशन नहीं लेनी। मैं एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहा हूँ और वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। अब ये बात सुनिए, ऑनलाइन आप भी सुनेंगे। इस दुनिया में आने जो न्यू मॉडर्न स्किल है सीखने के लिए, वो है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग। दो चीज़ें आपको आनी चाहिए, एक क्रिटिकल थिंकिंग, एक कम्युनिकेशन स्किल और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग। तीन चीज़ें, अगर आपके पास ये तीन चीज़ें हैं, हाँ जी हाँ जी, अभी ये आज इतना ही करना है बस। तो अगर वो आपको तीन चीज़ें आएंगी तो आप सारे काम कर लेंगे। देखें, आपको अगर पता हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती हो कि भाई इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, और आपको कम्युनिकेट करना आता हो, तो आप चैट जीपीटी के बैठें और जनाब क्या नहीं करवा सकते उससे। आपको प्रॉम्प्ट आने चाहिए, कम्युनिकेशन आनी चाहिए, आपको एनालिटिकल या क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। एक बुक मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें वो बात करता है कि जो एजुकेशन है, जो नॉलेज है ना, वो ये नहीं है कि मुझे आता कितना है। नॉलेज ये है कि जो मेरे पास काम है उसको मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, दैट इज़ नॉलेज। अब हेनरी फोर्ड के बारे में एक सवाल आता है, जिसने वो अमेरिका का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो उससे किसी ने सवाल किया कि यार तू तो इतना पढ़ा लिखा ही नहीं है, तू तो कॉलेज भी ड्रॉप आउट है और आप हमें लेक्चर देते हो, तो ये है तो वो है। तो उसने कहा था आपने मुझसे कौन से क्वेश्चन पूछने। उन्होंने कहा जी उसने मीटिंग अरेंज कर ली कोर्ट में, तो उसने कहा मुझसे पूछे एक सवाल। तो कोई भी जनाब फाइनेंस का सवाल करे, इंडस्ट्री का सवाल करे, कोई भी सवाल करे, तो वो अपने मैनेजर को बुलाता था, उसको कहता चल इसके जवाब दे। नहीं, बात समझ नहीं। अगर कोई फाइनेंस की बात करता है तो वो अपने फाइनेंस वाले मैनेजर को बताता, उसको कहता चल भी इसको जवाब दे। अगर टेक की बात करता है तो वो टेक वाले को बंदे को बुलाता, वो कहता है इसके जवाब दे। अगर वो एडवर्टाइजमेंट की, उसके बाद अपनी गाड़ियों की, किस किस एरिया की वो कोई भी सवाल होता तो वो उसके रिलेटेड उसका मैनेजर होता था, वो बताता रहता था। वो कहता है कि यार आप क्या समझते हो कि मैं इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बना हूँ तो क्या ये चीज़ें याद करके बनाऊँ? नहीं, इनके सवालों के लिए मैंने बंदे हायर किए हुए हैं जो ये काम करते हैं। मेरा काम है इनको कैसे ऑर्गेनाइज करना है और कैसे डीप थिंकिंग करनी है कि मैं इससे आगे चीज़ें लेके चलूँ। तो दैट इज़ टूडेज नॉलेज। आपको क्या पता है जो मार्क जकरबर्ग है वो सारा बैठ के फेसबुक पे ऐड चला रहे होता है? नो, ठीक है, उनके अलहदा स्पेशलाइज लोग होते हैं। हाँ, उसको किस तरीके से ड्राइव करना है, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से एनालिटिकल थिंकिंग करनी है कि फ्यूचर में क्या होगा, उसके ऊपर वो काम करते हैं। तो आप अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब मैंने जो नंबर लेने हैं वो कैसे लेने हैं, मैंने अपनी स्ट्रेटजी कैसे इन्हेंस करनी है, मैंने चैट जीपीटी के ऊपर किस तरह काम करना है, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर किस तरह काम करना है, ठीक है। तो आज के मामले में काम सीखना ज़्यादा आसान है। चलें पेपर निकाल लें जी। सुएज कनाल
connects which two seas? Mediterranean Sea and Red Sea. Mediterranean and लिखो भाई, लिखना है, माना नहीं, तू ऑन पढ़ा छड़े। 15% ट्रेड, आप लिखोगे 15% ट्रेड, 15% ट्रेड, कितने परसेंट? 15%। अब लिखोगे 1869 कंप्लीटेड, 1869 में कंप्लीट हुई थी, 1869 में। फिर लिखोगे नेशनलाइज, नेशनलाइज 1956, नेशनलाइज 1956 में किसने की थी? जमाल अब्दुल नसर, जमाल अब्दुल नासर ने की थी नेशनलाइज। ठीक हो गया? मैं दोबारा बोल रहा हूं, सुएज कैनाल कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को। 15%, 15% 1869 में एक कंप्लीट हुई और नेशनलाइज होती है 1956 में जमाल अब्दुल नसर। ओके हो गया? आ गया सी ऑफ गलीलिये, आल्सो नोन एज लेक किन्नरेट, इज प्रेजेंट इन इजराइल में। कहां पे? इजराइल में। तो इजराइल का कैपिटल है तेल अवीव, TELAVIV, तेल अवीव इजराइल का कैपिटल है। TEL अवीव, तेल अवीव। अच्छा, सीरिया के साथ आप लिखोगे गोलान हाइट्स, GOLAN, गोलान, HEIGHTS, हाइट्स, गोलान हाइट्स, वो सीरिया में है। ओके हो गया? एरिया बिटवीन माउंटेन्स एंड हिल, उसको वैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो वादी होती है ना पहाड़ों के दरमियान। बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज ड्यूरेंट लाइन। क्या? ड्यूरेंट लाइन। 1893 में, 1893, 2640 किलोमीटर, 2640 किलोमीटर 1893 में। ओके, आ गया जी। इन्वायरमेंट रिलेटेड इकोनॉमी इज कॉल्ड ग्रीन इकोनॉमी। इसको क्या कहा जाता है? ग्रीन इकोनॉमी। इसको कहा जाता है ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी। 216 पेपर नंबर आ गया है। 1920 विच ट्रीटी वाज साइंड? तो ट्रीटी ऑफ सेवरस, ठीक है ना। अब जो ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस है, इसके साथ आप लिखोगे 1919, 1919 में, 1919 में। फिर लिख दो 32 कंट्रीज वर्सैलिस के साथ। 1919 में ये साइन होता है और 32 कंट्रीज हैं। फिर हम लिखेंगे एंड वर्ल्ड वॉर 1। यही जो ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस है, ये वर्ल्ड वॉर 1 को एंड करता है, एंड वर्ल्ड वॉर 1। आ गया ट्रीटी ऑफ लॉज़ैन 1923, ट्रीटी ऑफ लॉज़ैन 1923 में, 1923, ट्रीटी ऑफ लॉज़ैन 1923। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 वाज कब होती है? 1914 से 1918 तक। आप लिखो वर्ल्ड वॉर 2, WW2 1939, 1945, 1939, 1945, वर्ल्ड वॉर 2, 1939 से 1945, 39 से 45 तक, 1939, 1945। बैटल ऑफ करनाल वाज फॉट बिटवीन नादिर शाह एंड मोहम्मद शाह रंगीला। मोर छाड़ देता केड़ा हो गया। सवाल नंबर 8, बैटल ऑफ करनाल, नादिर शाह ईरान का होता है, ये नादिर शाह ईरान का, और मोहम्मद शाह रंगीला 1739 में, 1739, 1739। ओ यार छोड़ दो लगा फिर, और रहन दे, हुणे नहीं खेडने रहना, खेडने नहीं रहना, जिस टाइम पॉइंट मार गया। 1739, बस ठीक है, बैठ जाओ यार। 1739, ठीक है जी।
आगे हमारे पास हु इज फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ OIC, तो पहला कौन होता है? तुंकु अब्दुल रहमान। OIC बनती कब है? 1969 में। 57 मेंबर, HQ जद्दा। 1969, 57 मेंबर, HQ जड्डा। और ये तुंकु अब्दुल रहमान है ना, ये फर्स्ट PM होता है मलेशिया का। ये भी सवाल आया हुआ है। फर्स्ट PM होता है मलेशिया का। पेपर नंबर 216 PM, पेपर नंबर 216 यार मोहसिन, पेपर नंबर 216 पेपर नंबर। फर्स्ट PM ऑफ मलेशिया। आ गया कंधारा आर्ट वाज फेमस ड्यू टू स्टैच्यू मेकिंग। और ये कंधारा आर्ट कहाँ पे है? टेक्सला, टेक्सला वाली साइड पे, टेक्सला। ठीक है, मेसोपोटामिया इराक, बेबीलोन सिटी, और क्या है? चलो आगे, हैंगिंग गार्डन भी इधर ही है, हैंगिंग गार्डन भी यही है। उर भी है, UR उर, हैंगिंग गार्डन और उर भी है। ठोक उर, हाँ जी, हैंगिंग गार्डन। हैंगिंग, हैंगिंग, लटकता हुआ गार्डन। आगे अर्ली ह्यूमन फॉसिल फ्यूल होमो इरेक्टस कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सेंट्रल जावा इंडोनेशिया में। इसको आप पढ़ लेना, नीचे डिटेल लिखी है। कहाँ पे? सेंट्रल जावा इंडोनेशिया। नेक्स्ट पेपर 2017, मतलब 217। गर्मी बढ़ी है, जल्दी जल्दी करो। 217 पेपर निकालेंगे। परमानेंट सेक्रेटरीट टू कोऑर्डिनेट द एक्शन ऑफ सार्क, कहाँ पे है ये? अब यार क्या, आपको नहीं लगता कि ये कितनी बातें वो मुश्किल होती हैं? चीज़ें समझ आ रही हैं? ये चीज़ें हैं। इसी तरह हमने हर सब्जेक्ट में करना है। जब हम पाकिस्तान स्टडीज़ करेंगे तो आप कहेंगे कि यार इधर से इससे बात तो आता ही नहीं है। ठीक है, अब जीके कर रहे हैं, जीके थोड़ा सा वास्ट है, तो कोई ना कोई बात, कोई ना कोई ऐसी चवल मारेगा भी जेडी साल में नहीं होती। ठीक है, तो हमने इतना मार्जिन उसको देना होता है। अच्छा, काठमांडू हो गया, 1985 लिखेंगे। मैंने तुसी और गलत थी ना, बहुत साथ मुकाब ही है। टोटल मेंबर 8, हेडक्वार्टर काठमांडू, 1985, टोटल मेंबर 8। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज? तो ब्रेन ड्रेन। बाकी चीज़ें, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर भी है, राइजिंग सी लेवल भी है। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी बढ़ती है तो फिर ग्लेशियर मेल्ट होते हैं और राइजिंग सी लेवल बढ़ता है। एक्सट्रीम वेदर, जिस तरह आजकल बना हुआ हालात, यूरोप में भी रोला पड़ा है जी भाई। तो जो ब्रेन ड्रेन है, ब्रेन ड्रेन का मतलब ये होता है कि आपके जो हाईली इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो किसी दूसरे कंट्री में चले जाएं, तो दैट टर्म इज यूज ब्रेन ड्रेन। जिस तरह हमारे हर बंदा ये कहता है, जो डॉक्टर और इंजीनियर हो, जो अच्छे हो, कि यार बाहर चलिए। अगर सारे अच्छे अच्छे बाहर निकल जाएंगे तो फिर चवल ही ना जानी है। ठीक है, तो उसकी वजह, इसी वजह से फिर चवलों के ऊपर हुकूमतें भी इस तरह की होती हैं। तो ब्रेन ड्रेन टर्म होती है। ठीक है, स्टैंड बाय अरेंजमेंट बाय IMF इज प्राइमरली एम्ड एट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्या होती है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। IMF कब बनता है? 1945 में। 1945 में, 1945। हेडक्वार्टर वाशिंगटन, पाकिस्तान ज्वाइन 1950। हमने ये बार बार पढ़ा हुआ है ना, इस वजह से हमें आता है ये। 1950 में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था ना, 1950 में। घबराना नहीं है, रिकॉर्डिंग होती है, आप सुन लेना, परेशान नहीं होना किसी भी चीज़ के लिए। आ गया जी, वन चाइना प्रिंसिपल असर्ट्स दैट देयर इज, बी ऑप्शन, देयर इज ओनली वन चाइना एंड ताइवान इज पार्ट ऑफ इट। ये वन चाइना का मतलब ये है कि जो ताइवान है वो भी मेनलैंड चाइना का हिस्सा है। तो ये वन चाइना, चाइना की पॉलिसी है। ठीक है जी, आगे लिखें जी।
न्यूक्लियर वेपन्स एंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल वॉर। अच्छा, टोटल वॉर अब नहीं होती। अब देख लो कि थोड़ी थोड़ी लड़ाइयाँ लड़ेंगे, मिसाइल मारे उत्तर तले होया, फिर जनाब आने बस। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। तो अगर न्यूक्लियर अटैक होगा तो काम ख़राब है। अभी अमेरिका पाकिस्तान और इंडिया की जो लड़ाई हुई थी वो थोड़ी थोड़ी लड़ाई हुई है। इधर उन्होंने मिसाइल मारे, उन्होंने जहाज डाए, उन्होंने जहाज डाए। ठीक है, सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर या ज़्यादा इसको एक्सट्रीम नहीं कर सकते जैसे पहले था। चल भी तुम ही बांटना थे, आ जाता सी भी तो लड़ लेंगे। अब नहीं करते क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर अटैक है। ठीक है, और वो न्यूक्लियर अटैक एक दफ़ा एक बारी बम पे आते, अल्लाह अल्लाह तो खैर सला। ठीक है, आगे है जी कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के साथ आप लिखो टर्म, आप लिखो टर्म BERNARD, बर्नार्ड, BERNARD, बर्नार्ड। ब्रॉक, BAROUGH। जो कोल्ड वॉर की टर्म है वो यूज की थी BERNARD, बर्नार्ड। ब्रॉक ने BAROUGH। ठीक है, इस बंदे ने। ये कोल्ड वॉर क्या होती है? ये सर्द जंग होती है। मतलब आप एक्टिवली लड़ते नहीं हो, लेकिन अपने जो दुश्मन को नुकसान पहुंचाते रहते हो प्रॉक्सीज की वजह से, एजेंसीज की वजह से। तो अमेरिका और रशिया के दरमियान कोल्ड वॉर रही। आ गया जी पोस्ट कॉलोनियल स्टेट मीन्स अ स्टेट दैट बी वाज ए कॉलोनी बिफोर इंडिपेंडेंस। जिस तरह पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान ब्रिटिश की कॉलोनी रही है, तो अब पाकिस्तान पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है जो कॉलोनी के बाद बनी थी। ठीक है, IMF हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आना चाहिए आपको, गुड हो गया। लंदन किसका हेडक्वार्टर है? आप लिख दो कॉमनवेल्थ। आप लिखोगे लंदन के साथ कॉमनवेल्थ एमनेस्टी इंटरनेशनल, गुड। कॉमनवेल्थ एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर है लंदन। कॉमनवेल्थ एमनेस्टी इंटरनेशनल। और न्यूयॉर्क के साथ लिख दो UNO, यूनाइटेड नेशंस का जो है वो हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क है। और वाशिंगटन काफ़ी ज़्यादा सारी है। तो अभी आप WHO लिखो, WTO लिखो, बस दो लिख दो, WHO, WTO, इनका हेडक्वार्टर है कौन? वाशिंगटन। अच्छा, सार का इनकम्बेंट, इनकम्बेंट कहते हैं करंट को। तो मोहम्मद गुलाम सरवर जो है वो सार का इनकम्बेंट। ठीक है, पहला कौन था? अब्दुल एहसन। तो हम सब लिखेंगे फर्स्ट अब्दुल एहसन है। ये चीज़ें हमने रिपीट की है ना, मैं पहले भी आती हैं। अच्छा, आगे कौन सा है जी? हो गया, वाह भाई वाह। बस जी, खत्म हो गया पेपर, वेरी गुड। चलो, यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो पूछ सकते हैं बच्चे। हाँ, WHO जिनेवा है, तो जिनेवा के साथ ही लिखा है जी, जिनेवा के साथ ही तो लिखा है, गर्मी तो है। किसी ने कोई सवाल करना है, पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहा हूँ, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।